अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। नाज़रीन ग्रामी, आज आप लोगों के लिए गाजी नावल का किस्त नंबर 37 तैयार है। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, आप लोगों को एक दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि अब जब बात खुल गई है तो मेरे महकमे ने मुझे यूसुफ पटेल को मिलने का कहा था। आपसे मिलने से पहले मैं उसे तलाश करता रहा, लेकिन जब वो न मिला तो फिर मैं आपकी तलाश में निकला। खैर, अगर इसका पता चल जाए तो मैं आप दोनों की सुलह की पुरजोर कोशिश कर सकता हूँ। तो हाजी ने कहा कि यूसुफ इस वक्त महबूब स्टूडियो के उक़ब में राइशी मकानों में जुनीद फिल्म एडिटर के घर में रहता है, मगर मैंने ये बात अपने साथी को नहीं बताई क्योंकि वो उसे कत्ल कर देते। इस तक पहुंचने के लिए आपको अकेले टैक्सी में जाना पड़ेगा। मेरे आदमी 2 गाड़ी में तुम्हारी दूर से हिफाजत करेंगे। मैंने इस काम की हामी भर ली और हमने अगले 10 दिन सुबह 10 बजे का प्रोग्राम सेट किया। मुझे जो से निकलने के लिए टैक्सी लेनी थी और हाजी के 10 आदमी ने मुझसे फासिला रखकर खबर देना था। इससे फिर हाजी मस्तान अपने साथ हाजी अली के मज़ार पर भी ले गया था। हाजी अली का मज़ार मेरीन ड्राइवर से निस्फ लांग के फासिले पर समंदर के अंदर बना हुआ है। सड़क से मज़ार तक पैदल ही जा सकते। ये रास्ता सड़क से मज़ार तक बड़े पतराल डालकर 70 समंदर से 4 फुट बुलंद बनाया गया। शाम 6 बजे तक ये रास्ता मौजूद रहता है। इसके बाद समंदर का पानी इस रास्ते को ढांप लेता है और अगली सुबह फिर ये रास्ता नमूदार हो जाता है। दरगाह के लोग रास्ते समंदर के पानी में डूबने से पहले जो निकल गए, जो रह गए वो अगली सुबह ही वहाँ से निकल पाते हैं। बम्बई क़याम के दौरान मैं अक्सर इस मज़ार पर जाता रहा हूँ। इसे आप लोग जवार बाटा कहे या कुछ और, लेकिन ये हकीकत है कि शाम होते ही वो रास्ता समंदर की लहरों की नज़र हो जाता है। हाजी मस्तान ने बड़ी गड़गड़ा कर वहाँ दुआ मांगी। मैं भी दुखी था, लिहाजा मैंने भी खूब दिलजमी से दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर वापसी पर हाजी ने वहाँ के मुजाविरों मैंने 10,000 रुपये तकसीम किए। अगले रोज़ ठीक 1 बजे में जोहो वाले बंगले से निकला। गाड़ी को मैंने टैक्सी स्टैंड पर छोड़ा और टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर उसे दादर महबूब स्टूडियो चलने का कहा। कुछ दूर जाकर मैंने पीछे देखा तो दोनों गाड़ियां हमारे ताक़ुब में आ रही थी। मुझे महबूब स्टूडियो के उक़ब में जुनीद की मकान पर जाना था। मैंने टैक्सी एक स्टूडियो के सामने रुकाई। गेट पर फिल्म आर्टिस्टों को देखने और फिल्म में हीरो बनने शौकीन लड़कों का एक हजूम था और इन हजूम में से एक से मैंने जुनीद के मकान का पता पूछा तो उसने बता दिया, बल्कि एक लड़के ने मुझे इसके मकान तक पहुँचाने की पेशकश की तो मैंने उसे लेकर टैक्सी की तरफ आया और साथ बिठा लिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी जुनैद मकान के सामने रुकी। मैंने ड्राइवर को इस लड़के को स्टूडियो छोड़ने और वापस आकर ये इंतज़ार करने का कहा। टैक्सी घूमी तो मैं सड़क पर ही खड़ा रहा ताकि मुहाफिज मुझे देख ले। एक गाड़ी आगे बढ़ी और मुझसे 200 कदम दूर जाकर रुक गई। गार्ड्स को कतई इल्म नहीं था कि मैं यहाँ किससे मिलने आया हूँ। मैं इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लड़के के बकौल के जुनैद का मकान इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर दाएं जानिब तीसरा था। दूसरी मंजिल पर दाएं जानिब मुड़ते ही मेरा 2 मुसल्लह गार्ड ने स्वागत किया। मुझे मालूम था कि यूसुफ पटेल से मिलना इतना आसान नहीं होगा। मैं अपने पिस्टल के अलावा अपने महकमे के नाम के पहले 3 हर्फ भी लिख लाया था। इससे पहले कि पहरेदार कोई सवाल करते मैंने कहा कि ये लिफाफा फ़ौरन यूसुफ पटेल को पहुंचा दे। पहरेदार मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए, लेकिन कुछ न समझते हुए एक ने लिफाफा लिया और आगे वाले फ्लैटों की तरफ चला गया। मैंने इसकी स्टूल पर बैठकर सिगरेट सुलगाया। यूसुफ पटेल का हुलिया हाजी ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पहरेदार के साथ आया और बोला, फरमाइए क्या कहना है। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ यूसुफ पटेल से मिलना है।
और तुम वो नहीं हो। बस इतना याद रखो कि अगर तुमने मुझे फौरी यूसुफ से न मिलाया तो इस बिल्डिंग के चारों तरफ खड़े हाजी मस्तान के आदमी यहाँ पर हमला कर देंगे। मेरा ये वार इतना अचानक था कि वो तीन बौखला गए। मुझे इसी मौका का इंतज़ार था। मैंने फ़ौरन आने वाले आदमी की कन्फर्टी पर पिस्टल लगाया और इससे कहा कि अगर जान प्यारी है तो अपने आदमी को हथियार रखकर हमारे आगे चलने का कहो। इसने इशारा किया तो दोनों ने हथियार नीचे रखे और आगे चलने लगे। एक खाली कमरे के सामने पहुंच कर इसमें दाखिल हो और क्या बेटे यूसुफ को बुलाता हूँ। मैं इसकी चालाकी समझ चुका था। मैंने कहा नहीं, हम सब इकट्ठे यूसुफ के पास चलेंगे। बचाव की कोई सूरत न देखते हुए वो इस पोजीशन में यूसुफ के कमरे में ले गए। सामने यूसुफ पर हाजी के बताए हुलिया का आदमी बैठा था। मैंने पहचान लिया कि यही यूसुफ है। अपने आदमी की कनफट्टी पर लगे पिस्टल और कड़े हाथों को देखकर यूसुफ बौखला कर खड़ा हो गया। मैंने कहा यूसुफ साहब आराम से बैठ जाए। मैंने जो लिफाफा तुम्हारे पास भेजा था इस पर जो कुछ लिखा है वो सच है। ये कहकर मैंने पहरेदारों को छोड़ा और यूसुफ के पास चला गया। अपना पिस्टल इसके सामने रखा और कहा कि अब ये तुम पर मुनहसर है कि इस पिस्टल से मुझे गोली मार दो या फिर अकेले में मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं इन लोगों के सामने तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। ये सीक्रेट है। ये एक नफ्सियाती हरबा था जिसका यूसुफ पर खातिर खा असर हुआ। इसने अपने गार्ड्स को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। जाने से पहले इसके आदमी ने कहा कि इसने कहा था कि बिल्डिंग के चारों तरफ हाजी के आदमी मौजूद है। मैंने कहा कि ये सच है, मगर वो सब मेरी हिफाजत के लिए साथ है। बाकी अब की राइश का हाजी के अलावा किसी को पता नहीं। हाजी ने अपने आदमी को भी नहीं बताया। मैंने पहरेदारों से कहा कि अब चुपचाप बाहर चले जाओ और ना तुम मेरे हिफाजती दस्ते के सामने जाओगे और न कोई ऐसी हरकत करोगे जिससे इनको खबर हो जाए। यही सब के लिए बेहतर है। मेरे और यूसुफ के लिए कोई चाय पानी का भी बंदोबस्त कर दो। ये सुनकर सब गार्ड चले गए। थोड़ी देर बाद सब लवाजिमात आ गए और अब हम दोनों कमरे में अकेले थे। मैंने यूसुफ पटेल को अपनी सारी दास्तान सुनाई। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि ये सच है कि मैं तुम्हारे महकमे के लिए भी काम करता हूँ, मगर मैं इन दोनों मजबूर हूँ। मैं यहीं से बैठे अपने काम को मॉनिटर करता हूँ। बहरहाल तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपने सारे वसाइल बरूकार लाकर तुम्हें हर मुमकिन हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम्हारे इस ठिकाने का मुझे हाजी मस्तान ने ही बताया है, लेकिन उसे सब मालूम होने के बावजूद उसने इसे अपने आदमियों के तुम्हारे मतलब कुछ नहीं बताया। तुम दोनों की आपस में इख्तिलाफात का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, वो लोग जो तुम दोनों की तरफ देखने की जरूरत नहीं करते थे। आज वो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग बना रहे हैं। इस नंबर 1 और 2 के चक्कर ने तुम दोनों को कहीं कान नहीं छोड़ा। तुम दोनों की इसके इख्तिलाफ का नुकसान भी सबसे ज़्यादा मुसलमान को हो रहा है, हालांकि तुम दोनों ही मुसलमान के हामी हो। मेरे हाजी से इस मौजू पर बात हो चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करके एक हो जाओ और मिलकर अपने मकासद को पूरा करो। कई घंटों की असल तवील बातचीत के बाद आखिर यूसुफ पटेल मेरी बात पर रजामंद हो गया और मैंने उसे कहा कि कल ठीक 4:30 बजे अपने कारिंदों से अपनी हिफाजत की मुकम्मल तसल्ली करके हाजी अली के दरबार पर पहुंच जाए और हाजी को वहाँ से इस टाइम लाने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। मेरे मंसूबे के मुताबिक दोनों अपने गार्ड्स के बगैर रात हाजी अली के दरबार पर गुजारनी थी। मुझे यकीन था कि दोनों के इख्तिलाफात ख़त्म करने की मेरी कोशिश लाजिमी कामयाब होगी। यूसुफ पटेल से मुकम्मल तसल्ली के बाद मैं वहाँ से रुखसत हुआ और सीधा हाजी के पास पहुँच गया और उसे सारी कार्रवाई बताई और कहा कि इसकी इजाज़त के बगैर ही मैंने दोनों की मुलाकात का टाइम सेट कर दिया है। हाजी राजी हो गया। दूसरे दिन शाम 4:30 बजे हाजी अली के लिए रवाना हो गए। हम जब मज़ार पर पहुंचे तो यूसुफ वहाँ पहले ही अपने हमराइयों के साथ मौजूद था। चुनांचे हमें देखकर वो भी अकेला दरगाह पर पहुंच गया। मुझे वहाँ जाकर मालूम हुआ कि हाजी मस्तान ने रात भर के लिए 2 कमरे पहले से ही बुक करवा लिए थे और इनमें खाने पीने के तमाम लवाजिमात मौजूद थे और इनमें खाने पीने का सामान भी वाफिर मकदार में रखवा लिया था। रात 9 बजे हम तीनों एक उठकर दरगाह के मखसूस करदा कमरे में गए। मजाविरों ने खाना गर्म करके तैयार कर रखा था। खाना खाकर हम लोग एक दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर मेरी तरफ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और दोनों की बातचीत शुरू करवा दी। फिर वो दोनों आपस में डायरेक्ट बात करने लगे। मेरी समझने की खातिर दोनों ने गुजराती की बजाय सारी बातचीत उर्दू में की। दोनों ने पहले एक दूसरे को ज़्यादती बयान की, फिर शिकवे शिकायतें शुरू की,
پھر ان دونوں کی طرف سے ان کے ساتھیوں کی گئی غلط باتیں جو کہ شروع سے ہی موجود ہی نہیں تھی وہ ہوئی، پھر دندے کی باتیں شروع ہوئی، پھر مسلمانوں کے لیے کی گئی خدمات کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں بیچ میں کبھی کبھی بول دیا کرتا تھا، ورنہ میں نے یہ کوشش کی کہ دونوں کے دلوں میں جو غبار ہے وہ صاف ہو جائے، غرض کہ صبح تک دونوں کے درمیان اپنے اپنے دندوں کے لیے علاقوں کی تقسیم پر رضامندی ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے دندے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اپنے گروپوں سے وہ آدمی جن کی باتوں کی وجہ سے غلط فہمیاں دشمنی کی نوبت لائی تھی وہ یا تو غدار تھے یا دونوں کو اکٹھا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے غداروں سے اپنے گروپس کو صاف کرنے کا عہد و پیمان ہوا۔ آج صبح جب ہم درگاہ سے باہر نکلے تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ آنکھیں رات کے جگراتے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، اور سینٹر میں اور ایک طرف یوسف اور دوسری سائڈ حاجی تھے، اور آپس میں گپ لگاتے ہوئے ساتھیوں تک پہنچے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اپنے گروپس کے پاس حاجی اور یوسف نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ سو پٹیل نے اگلی رات کے کھانے کے لیے مجھے انہی فلوٹوں میں دعوت دی، اور پھر سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ میری اس کوشش سے ان دونوں کو کیا فائدہ ہوا مجھے نہیں پتا، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا یہ بھی نہیں۔ ہاں، وہاں رہتے ہوئے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ اب میرے محافظ 6 ہو چکے تھے، 4 پہلے میرے ساتھ جو حاجی کی طرف سے تھے، اور اب ایک گاڑی اور 2 محافظ یوسف نے میرے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں ہندوؤں کے ان علاقوں میں بیچ جا سکتا تھا جہاں ہندو کی اکثریت تھی۔ بمبئی میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل شہر ہے، لیکن ایک سیاح کے دیکھنے کے لیے بہت کم مقامات ہیں۔ بمبئی شہر بذات خود لوہے اور سیمنٹ کا جنگل تھا۔ بحیثیت پاکستانی میرے لیے بمبئی کی فلم انڈسٹری اہمیت کی حامل تھی، لہٰذا یوسف اور حاجی کے تعاون سے میری دلیپ کمار، نرگس اور سنیل دت سے ملنے کا پروگرام طے ہوا۔ سب سے پہلے دلیپ کمار کے ساتھ ملاقات کا ٹائم فکس کیا گیا۔ دلیپ کمار کی رہائش پہاڑ کے 2 ہموار تختوں پر 2 حصوں پر مشتمل ایک بہت بڑے بنگلے 21 پالی بل میں تھی۔ سفیر 4 بجے ملاقات کا ٹائم تھا۔ کوٹھی کے بڑے دروازے پر موجود گارڈز نے اندر ہمارے آنے کی اطلاع دی۔ دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی نے ہمیں گیٹ سے ریسیو کیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں اترتے ہوئے سفید پینٹ شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں سلیپر پہنے دلیپ کمار نیچے آتا دکھائی دیا۔ بہت خوش اخلاقی سے ملا، علم کا ایک سمندر تھا۔ دلیپ کمار کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے، مگر دلیپ کے چہرے پر ایک پریشانی میں بخوبی پڑ سکتا تھا۔ وہ تھی اولاد کی پریشانی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی فوج پال رہا تھا۔ جب رخصت ہوئے تو میں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو دلیپ نے سرگوشی میں کہا کہ ایسی دعا نہ کرو، کیونکہ اولاد نہ ہونے کا دکھ تو میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر اولاد کے قتل ہونے کا دکھ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس بات نے اس کے اولاد نہ ہونے کی حقیقت مجھے سمجھا دی۔ دلیپ سے رخصت ہو کر ہم 22 پالی بل پہنچے۔ یہ کمال امروہ کی رہائش تھی۔ کمال نے محل اور پاکیزہ جیسی فلمیں بنائی تھی اور گھر پر موجود نہ تھا۔ وہاں سے ہم 80 پالی بل نرگس اور سنیل دت کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان سے ملنے کے وقت میں ابھی 1.5 گھنٹہ رہتا تھا۔ دونوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ یہ دونوں فنکار شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ نرگس نے مدر انڈیا کے بعد فلمی دنیا کو خیرباد کہہ دیا تھا اور مکمل گھریلو زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مدر انڈیا کی وجہ سے اس کا جو لازوال کردار بن گیا ہے وہ اسے کھونا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے درجنوں ملکی اور غیر ملکی فلموں کی آفرز ٹھکرا دی۔ اور پھر وہ ہنستے ہوئے سنیل دت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، دت مدر انڈیا میں تو میرا نالائق بیٹا تھا، لیکن اب بہت ہی فرمان بردار شوہر ہے۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ میں برٹش ہوں اور مستان کا دوست ہوں۔ رات کا کھانا پروگرام میں شامل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ شریک کیا۔ کوٹھی کے شروع میں ہی دت کے فلمی دفاتر اور کمرے تھے۔ میرے گارڈز کو ان کمروں میں پرلطف کھانا دیا گیا۔ نرگس مسلم تھی مگر دت نان مسلم۔ جب نرگس فوت ہوئی تو پتہ چلا تھا کہ اسے اسلامی طریقے سے دفنا دیا گیا تھا۔ چند روز بعد میرا ایلیفٹینا جزیرے پر جانے کا پروگرام تھا۔ یہ جزیرہ بمبئی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر کھلے سمندر میں تھا۔ وہاں پر لانچوں کے ذریعے جایا جاتا تھا جو گیٹ وے آف انڈیا سے چلتی تھی۔ ساحل سمندر پر بنی یہ انگریزوں کے دور کی یادگار برصغیر پر ان کی بروز شمشیر حکومت کرنے کی داستان بیان کرتی ہے۔
गेट वे ऑफ इंडिया को देखकर मुझे 1950 के अशरे की याद आ गई। मैं गार्ड कॉलेज रावलपिंडी में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। रावलपिंडी में सदर में माल रोड और GHQ से आने वाली सड़क के चौराहे पर प्लेशन मेंस होटल के बिल्कुल करीब लॉर्ड कर्जन का मुजस्सिमा नस्ब था, जिसके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम था और नीचे लिखा था कि हम लोग तुम पर तलवार और कलम की जोर पर हुकूमत करेंगे। दूसरी जंग अज़वी में जब बरतानिया को अपनी फौज की अशद ज़रूरत महाज पर पड़ी तो उन्होंने सरगोदा, मियावाली वगैरह एरिया से अपनी फ़ौज बरतानिया मंगवाई और तहरीर में हुकूमत की जगह खिदमत का लफ्ज़ दिया गया। हुकूमत लफ्ज़ में सिमन भर दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी 10 साल तक वो मुजस्सिमा वही नस्ब रहा। फिर 1959 में वहाँ से हटाकर अजायब घर रख दिया गया। यही हाल गेट ऑफ इंडिया है। यूसुफ पटेल की भेजी हुई लॉन्च में हम जजीरा इल्तिफिया की तरफ रवाना हुए। हमारी लॉन्च इंडियन नेवी के बर्तों के बिल्कुल करीब से गुजरी। यूसुफ पटेल ने एक दूरबीन भी मेरे लिए भिजवा दी थी। मैंने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इंडियन नेवी के 2 फ्रिगेट जहाज़ों के पीछे इस वक्त भारत की वाहिद तैयारा बरादर जहाज़ विक्रांत को देखा। जहाज़ पर इस वक्त 5-6 हैरियर हवाई जहाज़ मौजूद थे। बाकी जहाज़ यकीनन निचली डेक पर होंगे। हवाई जहाज़ों का पार्किंग और हैंगर की 100% निशानदेही कर सकता था अगर मेरे पास वसाइल या कम अज़ कम 2 जानबाज, गुतखोर, ऑक्सीजन टैंक्स और मकनातीसी बारूदी सुरंग होती तो इस जहाज़ और इसके साथ खड़े फ्रिगेट जहाज़ों की आसानी से तबाह कर सकता था। मैंने बाद में हाजी मस्ताना और यूसुफ से बातचीत की तो उन्होंने सब कुछ मुहैया कर दिया, लेकिन जानबाज मुहैया न कर सके। इनके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो सिर्फ पैसा लेकर अपनी जान तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऐसे कामों के लिए मिल्लत के जान फरोश की ज़रूरत होती है। ताहम मैंने हिम्मत न हारी और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए गौर खोज करने लगा। हाजी मस्तान ने बताया कि गोवा में साबिका पुर्तगीज़ी हुकूमत के हामी आज भी मौजूद है। वो इस वक्त की भारतीय हुकूमत के सख्त मुखालिफ है। चुनांचे काफ़ी खौरगोश के बाद हाजी मस्तान ने अपने एक काबिल इत्मीनान साथी को गोवा भेजा, जो वहाँ से 3 ऐसे अफराद को साथ ले आया जो गुतखोरी के माहिर थे। हमने फैसला किया कि इनको फ़ौरन इस मिशन के बारे में नहीं बताएंगे, पहले इनसे छोटे छोटे मिशन पूरे करवा कर इनका इम्तिहान लेंगे। जब मुकम्मल एतमाद हो जाएगा तभी हम इनको इस मिशन पर रवाना करेंगे। अभी हम इस मिशन पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे थे कि मेरे नेपाल जाने का ऑर्डर आ गए और मैं मुकम्मल प्लान खेल लेकर नेपाल चला गया। ये 76 का दौर था। नेपाल की सख्त सर्दी के पेश नज़र मैंने लेदर जैकेट्स और गर्म कपड़े खरीदे। मैं अपने साथ कम सामान ही रखना चाहता था, लेकिन दिल्ली से लाए हुए 2 सूटकेस कम पड़ गए। मैंने मज़ीद 2 सूटकेस खरीदे और एक लंबा रेनकोट भी खरीदा। नेपाल जाने से पहले वहाँ जाने के लिए रास्ते का तयन करना मुश्किल था। हवाई सफ़र तो खारिज अज़ बहस था, क्योंकि अखबारात में मेरी तस्वीर और जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर था। पुलिस, CBI, DMI सब इदारे मेरे तलाश में थी। ज़मीनी रास्ते 2 थे, एक पटना से भारत बॉर्डर से नेपाल तक। इस रास्ते का सफ़र कम था और एक दरिया क्रॉस करना पड़ता था। इस रास्ते पर चौकी चेकिंग ज़्यादा होती थी, इसलिए इस पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। दूसरा रास्ता ट्रेन काटा, अगरचे इसमें मुझे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, लेकिन किसी लिहाज से महफूज था। चुनांचे मैंने इस रास्ते नेपाल जाने का प्रोग्राम बनाया और भारत के नक्शे मंगवा लिए। ट्रेनों का टाइम टेबल, स्टेशन और दीगर सब कुछ मार्क करके पास रख लिया। सफ़र की तमाम तफसीलात तय करने के बाद रवानगी का फैसला हुआ। हाजी और यूसुफ इस बात पर मुज़र थे कि मेरी हिफाजत के लिए इन दोनों की मुसल्लह आदमी नेपाल बॉर्डर तक तुम्हारे साथ जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको आदमी इस हद तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आप उन्हें जो पढ़कर बेचते हैं। अगर रास्ते में कोई भी मसला बन गया तो ये पूछगछ का सही जवाब नहीं दे सकेंगे, लिहाजा हम सब डर लिए जाएंगे। फिर हाजी और यूसुफ ने कहा कि तुम्हारे लिए रेल का AC वाला पूरा डब्बा रिजर्व करवा लेते हैं। मैंने कहा कि रास्ते में चेकिंग होती है और ऐसे अफराद पर ख़ास नज़र रखी जाती है जो ट्रेन में ऐसे सफ़र करते हैं। लिहाजा मेरा रश में सफ़र करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्मगलिंग और जासूसी में बहुत फ़र्क है। हमें हर नुक्ते पर नज़र रखनी पड़ती है। मेरे बहुत समझाने के बावजूद आखिर ये फैसला हुआ कि बम्बई से बनारस तक का सफ़र मैं अपर क्लास में करूँगा। 18 जनवरी 1975 को बम्बई से रमेश नाम के साथ मेरे लिए अपर क्लास का एक डब्बा रिजर्व करवा लिया गया। हाजी और यूसुफ ने कहा कि जितने पैसे चाहिए साथ ले जाओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली से लाए हुए पैसे अभी मेरे पास काफ़ी है
اور نیپال میں پاکستانی ایمبیسی نے میری دیکھ بھال کرنی ہے۔ میں نے ان دونوں کو مجھے الوداع کہنے کے لیے اسٹیشن پر آنے سے بھی روک لیا کیونکہ دونوں اتنے مشہور تھے کہ تمام اداروں کی نظر ان پر تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے جوہو سے آپ لوگ الوداع کہیں گے اور آپ کے محافظ ریلوے اسٹیشن پر چھپ کر ٹرین کی روانگی تک مجھے خبر دیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے، شکریہ، والسلام۔